मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत हो जाए और फिर बिंदी से पहले मेरी कब्र बन जाए। जब अंदर का राक्षस मर जाता है तभी भगवान की कृपा शुरू होती है। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यही बातें कोस रही है ना कि तुमने झूठ बोला, तो मैं तुम्हारे झूठ को सच बना देता हूं। तुम अभी हवेली पर वापस पहुंचो, जाओ। जमुनानगर गांव में सरपंच मोहनदास का बहुत सम्मान था। पूरे गांव में उनकी बात को बड़े आदर से सुना जाता था और हर कोई उनकी इज्जत किया करता था। पिताजी, हमारे घर के पीछे जो जंगल है उसे सुनहरा जंगल क्यों कहा जाता है? ऐसा है बेटा जी, उस जंगल में जितने भी पौधे हैं ना, उन पर लगने वाले सभी फूल सुनहरे रंग के होते हैं और रात के समय वो चमकते हैं तो पूरा जंगल सुनहरे रंगों में जगमगा उठता है और फिर लोगों को दिखता है क्या सुनहरा जंगल है। अरे वाह पिताजी, फिर तो मुझे वो जंगल देखना है। नहीं बेटा, तुम वहाँ नहीं जा सकती। उस जंगल में उगने वाले सभी फूल सुनहरे और खूबसूरत होने के साथ साथ जहरीले भी हैं। बेटा, उन फूलों को छूने और सूंघने भर से ही लोग बीमार हो जाते हैं। ये सुनकर बिंदी सोच में पड़ गई, लेकिन वो मन ही मन उस सुनहरी फूल को देखने को उत्सुक थी। इसी गांव में रामू नाम का एक मजदूर भी अपने गधे टिंकू के साथ रहता था। ला 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 ला, रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी है चुराया, उस गधी ने जिस पे दिल है मेरा आया, ओहो उसी ने मुझे है सताया, ला 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 ला। अरे बस रे बस कर, कितना बेसुरा गाएगा। वाह 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 उस्ताद, गधा हूँ, मोहम्मद रफी थोड़ी ना हूँ जो सुर ताल में गाऊंगा। ऐसे ही गाऊंगा, ला 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 ला। हाँ बस कर, बहुत टहल लिए टिंकू। चल अब घर चलते हैं, कल सुबह काम पे भी जाना है। ला 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 उस्ताद, अरे कितनी बार बोला है आपको, काम वाम करने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ बस रोजाना रात को एक मस्त चोरी करो और फिर सुबह होने पर उन पैसों से मजे करो। ए टिंकू, ए बेटा, ये चोरी वोरी का इरादा छोड़ दे। अब तुम कोई चोरी वोरी नहीं करोगे और मैं भी तुमको कब तक बचाता फिरूंगा। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। उसी समय एक आदमी उन्हें सामने से आता हुआ नजर आया। रामू, अरे भैया, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। कुछ काम था तो अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हाँ कहो भैया, क्या काम है? बात ये है कि कल सुबह रुई का दाम बढ़ने वाला है, तो मेरे घर से रुई के कुछ गट्ठर बाजार में पहुंचा देना। हाँ ठीक है भैया, तो कल सुबह ही टिंकू को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। क्या कल रुई के दाम बढ़ने वाले हैं? इसका मतलब है कि सोचना भी मत। अब मुझे बेईमानी की एक भी रोटी नहीं खानी। चल। ला 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 ला, डा 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 डा। सुबह होने पर रामू गधी को लेकर रघु के घर की तरफ निकला। वहां पहुंचकर उसने देखा रघु जमीन पर बैठ सर पकड़कर रो रहा था और उसके पास जमींदार और गांव के कुछ लोग जमा थे। अरे 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 अरे, ए रघु भैया, क्या बात है, क्या हो गया? अरे रामू भैया, आज सुबह उठा तो मैं बड़ा खुश था कि आज अपने गोदाम में पड़ी रुई बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। लेकिन जब गोदाम में पहुंचा तो देखा कि रुई का एक भी गट्ठर उसमें नहीं था। बहुत नुकसान हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? ये सुनकर रामू हैरान रह गया। तभी रघु की नजर टिंकू पर पड़ी और वो उसको गौर से देखने लगा। अरे ये क्या है? ये क्या मतलब क्या रघु भाई? तुम टिंकू को ऐसे काहे देख रहे हो?
अरे ये टिंकू के कान के पास क्या लगा है, देखो तो। सभी ने उसके कहने पर टिंकू की तरफ देखा तो उसके कान के पास रुई का फोया लगा हुआ था। ये तो रुई के फोए जैसा लग रहा है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सुनकर रामू टिंकू को गुस्सैल नजरों से देखने लगा। अरे टिंकू, तूने फिर से चोरी कर ली, फंसा दिया ना हम दोनों को। नहीं उस्ताद, आप घबराइए मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप फंसो। बस चुप हो जा, चुप हो जा। इतनी जोर लगा के मत सोच, वरना जिस तरह से हम दोनों एक दूसरे की मन की बात सुन लेते हैं ना, ये भी सुन लेंगे। अरे उस्ताद, एक तो आप डरते बहुत हो। आप डरिए नहीं, मैंने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं होगा। सब जुगाड़ है अपने पास। डिंग 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 डिंग। अरे अरे, ये तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर काहे रहे हो? अरे ये बताओ कि ये रुई का फोया इसके कान पर कैसे लगा है? जरूर इस रामू ने ही अपने गधे के साथ मिलकर रुई गायब कर दी। ऐसा है कि आप लोग मेरे और मेरे ईमानदार मालिक पर इल्जाम मत लगाइए। अरे ऐसे कैसे ना लगाएं? हम सभी अभी तुम्हारे घर चलते हैं। अगर तुमने चोरी की है तो अभी तक माल तुम्हारे घर पर ही होगा। हाँ, तो चल लो ना, चलो हमारे साथ घर चलो, आ जाओ। सभी रामू और टिंकू के साथ उनके घर पर पहुंचे। टिंकू, तूने जो भी सामान गायब किया है ना, इनको दिख गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं। अरे उस्ताद, अब मुझे क्या पता था कि ये लोग आप ही पर शक करने लगेंगे। रामू के घर की अच्छे से तलाशी ली गई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। ये देखकर रामू भी हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? अरे उस्ताद, असली माल तो तहखाने में है। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई चोरी नहीं की है। तुम लोग फालतू में मेरे मालिक और मुझ पर शक करते हो। हम लोग कितने मासूम और सीधे साधे हैं। हाँ, ठीक है, मान लिया नहीं की है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे कान के पास ये रुई का फोया कहाँ से आया है? अब देखो, आप लोगों को मैं सच नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि तूने चोरी की है इसीलिए नहीं बता सकता। नहीं, क्योंकि अगर आपको सच पता चल गया तो आप मेरा सच भी सबको बता दोगे। अरे बातें गोल गोल ना घुमा, जल्दी से बता कि क्या सच छुपा रहा है तू, हैं? क्या है तेरी सच्चाई? देखिए, मैं नहीं बताना चाहता, आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। टिंकू, तुमको बताना पड़ेगा अब, और हम सबको असमंजस में मत डालो, साफ साफ बताओ। बात ये है कि मैं ना माह में एक बार रात के समय चांद पर जाता हूँ और चांद पर मेरी मुलाकात परियों से होती है। ये सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखने लगे। हैं? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना कि आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। हैं? अरे टिंकू, अगर ये बात सच भी है तो भी ये तो बता कि तुम्हारे कान पर लगे रुई के फोए का ये तुम्हारी इस बात से क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है, और इस बात से ये ताल्लुक है कि कल रात जब मैं चांद से वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक बड़ा सा बादल आ गया था। उस बादल के अंदर से निकलकर जब मैं नीचे आया, उसी समय मेरे कान के पास बादल का ये एक टुकड़ा रह गया। दरअसल जिसे आप रुई का फोया समझ रहे हो, वो बादल का टुकड़ा है। उसकी बात सुनकर भोले भाले गांव वाले हैरान रह गए। ये एक ऐसी बात की जिसका सच है या झूठ ये पता करना भी मुश्किल था। अच्छा, तो ठीक है, कुल मिलाकर तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने चोरी नहीं की है। देखो रामू, अब हम तुमसे और टिंकू से क्षमा मांगते हैं भाई, गलती हो गई। अरे, ऐसा ना कहिए जमींदार जी, आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। फिर रामू ने दांत भींचते हुए गधे की तरफ देखा। ये सच तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा महान गधा चांद पर जाता है। वो सभी रामू के घर से चले गए। उनके जाते ही रामू ने डंडा उठाया
अरे ओ मेरे प्यारे अंतरिक्ष यात्री गधे टिंकू, ये मैंने क्या सुना है कि तू चांद पे जाता है ना? हैं? अरे 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 उस्ताद, इतना गुस्सा क्यों? देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने इतनी मासूमियत से, झूठ बोलने की कला से कैसे खुद को और आपको पिटने से बचाया ना? हाँ हाँ बिल्कुल बचाया है, बहुत बड़ा कलाकार हो गया है। आजा आजा आजा, तुझे इनाम देता हूँ, आजा आजा आजा। तभी रामू ने दरवाजा बंद कर दिया और घर के बाहर गधे के चीखने की मस्त आवाजें गूंजने लगीं। अरे रे 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 रे, अरे रे रे उस्ताद, आई 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 आई, ये क्या कर रहे हो? ओए मेरी मैया, अरे रे 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 रे। अगली सुबह बिंदी के कमरे से दर्दनाक कराहने की आवाजें आने लगी। पिताजी, माँ। अरे ये क्या? ये तो बिंदी की आवाज है। सरपंच, उसकी पत्नी और उनका एक मुंशी कमरे में पहुंचे तो देखा कि बिंदी बिस्तर पर पड़ी करा रही है। क्या हो गया बेटी, क्या बात है? उसने देखा कि बिंदी का चेहरा पीला पड़ता जा रहा है और वो बुखार से तप रही है। बिंदी को तो बहुत तेज बुखार है जी। ओहो, जल्दी से वैद्य को बुलाइए। उसी समय वैद्य को बुलाया गया। उसने काफी कोशिश किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरपंच जी, ये कोई बीमारी नहीं, ये तो कोई संक्रमण लगता है। आप कुछ भी करके इसका इलाज कीजिए वैद्य जी। पुत्री, जो मैं कहूँ सब कुछ सच सच बताना। तुमने कल रात क्या खाया था बेटा? मैंने माँ और पिताजी के साथ ही खाना खाया था, आलू पूरी और बूंदी का रायता। और उसके बाद कुछ ऐसा है जो तुमने अकेले खाया हो? नहीं वैद्य जी, मैंने अकेले कुछ नहीं खाया। अच्छा, ये बताओ बेटा, तुम रात में कितने बजे सोई थी? वैद्य जी, मैं रात को लगभग 1 बजे सोई थी। हैं? 1 बजे? 1 बजे? इतना देरी से क्यों सोई? पिताजी, मैंने आपसे एक बात छिपाई है। कौन सी बात बेटा, बताओ क्या बात है? पिताजी, कल जब आपने हमें सुनहरी जंगल के बारे में बताया तो हमारा वहां जाने का बहुत मन था, लेकिन आप ले जाने को तैयार नहीं थे। इसीलिए रात के समय आपके सो जाने के बाद मैं वहां चली गई थी और वहां हमने सभी फूलों को देखा, उनको छुआ और उनकी खुशबू भी ली थी। सुनहरा जंगल? अरे उस सुनहरे फूल को सूंघने से ही ये संक्रमण हुआ है सरपंच जी। अब तो वैद्य जी, अब मेरी पुत्री ठीक कैसे होगी? ऐसा है सरपंच जी कि सुनहरे जंगल की पुरानी गाथा है, जिसके अनुसार उसके अंदर खिलने वाला हर एक फूल एक काली परी द्वारा श्रापित है, जो दिखने में सुनहरी है, लेकिन उसकी खुशबू में ऐसा जहर है कि उसे सूंघने से बहुत गहरा संक्रमण होता है और वो मनुष्य जल्द ही मौत के मुंह में होता है। उस मनुष्य को केवल एक ही चीज बचा सकती है, वो है चांद पर उगने वाला सुनहरा फूल। वो दिखने में वो जंगल में उगने वाले सुनहरे फूल के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें से निकलने वाली खुशबू इस जंगल में से उगने वाले फूल के संक्रमण को खत्म कर सकती है। ये सुनकर सभी बहुत चिंतित हो गए। सरपंच अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी चांद से फूल लेकर आएगा उसको बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। वहीं रघु भी अपनी रुई चोरी होने की वजह से बहुत गुस्से में था। कहते हैं हम जो भी कहते हैं, भगवान किसी न किसी तरह से उसे साबित करने का समय भी हमारे सामने जरूर लाता है। अब देखना है कि मैं क्या करता हूँ। रघु सरपंच और उनका मुंशी रामू के घर पहुँचे। सरपंच जी, यही है रामू और उसका गधा। नमस्ते सरपंच जी, आप जैसे महान व्यक्ति का हमारे घर आना कैसे हुआ सरपंच जी? रामू, तुम्हारा गधा चांद पर जाता है ना। सरपंच जी बहुत बड़ी परेशानी में हैं। इनकी परेशानी सिर्फ तुम्हारा गधा ही दूर कर सकता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है कि
मेरी पुत्री बिंदिया की तबीयत ठीक नहीं है। वो तभी ठीक हो सकती है जब उसे चांद पर उगने वाला सुनहरा फूल सुंघाया जाए। और जैसे कि पूरा गांव जानता है कि तुम्हारा गधा ही है जो चांद पर जाता है, तो बस तुम्हारे गधे की मदद चाहिए। ये सुनकर टिंकू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे रे 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 उस्ताद, अरे मैं क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो सिट्टी पिट्टी सब क्या मैं हाँ, और बोल झूठ, चांद पर जाने वाला गधा बहुत एस्ट्रोनॉट बन रहा था ना। अब दे जवाब। हाँ ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया। अब मैं सच ही बोल देता हूँ। ये सरपंच आखिरकार कर ही क्या लेगा। तभी सरपंच के मुंशी का मोबाइल बजा। हेलो, अच्छा, ये बात है। अभी सरपंच जी से पूछ के बताता हूँ। हाँ सरपंच जी, हमारे अनाज के गोदाम में जो 2 बोरी की घपलेबाजी हो रही थी ना, और कल्लू ने मन्नू पर इल्जाम लगाया था। अब पता चला है कि कल्लू ने ही वो घपलेबाजी की थी और मन्नू पर इल्जाम लगा रहा था। क्या कहा कल्लू ने? अरे उसने एक तो घपलेबाजी की और फिर ऊपर से झूठ भी बोला। उसने हमारे साथ धोखेबाजी की है। हाँ वही तो सरपंच जी। अब ये बताइए उसका किया क्या जाए। करना क्या है, उसका सर कटवा कर उसके घर के बाहर टंगवा दो, ताकि सबको पता चले कि चोरी करना, झूठ बोलना, धोखेबाजी करना ये यहाँ बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। बोल दो उसको। ये सुनकर टिंकू और रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस्ताद, क्या आप बिना सर के अच्छे लगोगे? अरे बकवास मत कर, अगर मेरा सर कटा तो तेरा सर खुद काट दूंगा मैं। क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? रामू, टिंकू, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ सरपंच जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन सरपंच जी, मुझे नहीं पता कि मैं अगली बार चांद पर कब जाऊंगा। जिस रात मेरा चांद पर जाने का समय होता है तो सुबह से ही मेरे गले में एक घंटी आ जाती है जो पूरे दिन चमकती रहती है। जब वो घंटी आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम दोनों हमारी हवेली पर चलो। जब तक वो घंटी तुम्हारे गले में नहीं आ जाती तब तक तुम दोनों हमारे मेहमान बनकर रहोगे। ये सुनकर गधे का खून सूखने लगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सरपंच के कहने पर ये दोनों उसके साथ उसकी हवेली पर पहुँचे। बाप रे, इतनी बड़ी हवेली! इनको अंदर ले जाया गया। बिंदी को बेड पर तड़पते देखकर रामू और गधे के चेहरे पर भी दर्द उभर आए। देखो टिंकू, अब मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। टिंकू ये देखकर बहुत भावुक हो गया। उसे अपने ऊपर घृणा आ रही थी। रात होने पर वो हवेली से निकला और उसी सुनहरे जंगल में चला गया। अब इन फूलों का जहर मुझ पर चढ़ेगा और फिर मैं मर जाऊंगा। मेरे लिए यही सजा सही है। पता नहीं कहां से मैंने बोला, क्यों बोला। वो रोने लगा और बार बार भगवान से यही दुआ करने लगा। सुबह के 5 बज गए, लेकिन उसका रोना, बिलखना और अपनी मौत की दुआ मांगना बंद नहीं हुआ। अरे ये कौन है जो पूरी रात से रो रहा है? मुझे इसके पास जाना ही होगा। तभी उसके सामने विष्णु जी प्रकट हुए। टिंकू, तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम क्यों अपने लिए मरने की दुआ कर रहे हो? इन फूलों का असर जानवरों पर नहीं होता। ये तो बस इंसानों के लिए ही हानिकारक हैं। मैंने अपने चोरी छिपाने के लिए झूठ बोला था कि मैं चांद पर जाता हूँ। अब सरपंच जी की बेटी की जान खतरे में है और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए चांद पर उगने वाला सुनहरा फूल लेकर आऊं, लेकिन मैं झूठ बोला था। तो फिर तुम चाहते क्या हो? मैं भागना नहीं चाहता हूँ। मुझे अपने ऊपर घृणा हो रही है कि मेरे एक झूठ की वजह से
कोई दुखी पिता उम्मीद की आश लेकर मेरे दरवाजे पर आया, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। मैं उसे सच बताकर निराश नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत हो जाए और फिर बिंदी से पहले मेरी कब्र बन जाए। ये सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, जब अंदर का राक्षस मर जाता है तभी भगवान की कृपा शुरू होती है। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यही बातें कोस रही है ना कि तुमने झूठ बोला, तो मैं तुम्हारे झूठ को सच बना देता हूं। ऐसा क्या ऐसा हो सकता है? हां, मेरे जुबान से निकला कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम अभी हवेली पर वापस पहुंचो, जाओ। ये कहकर विष्णु जी गायब हो गए और वो सोचता रह गया कि आगे क्या होगा। गधा हवेली वापस आया और सोच में डूबे डूबे ही उसे झपकी आई। सुबह सभी उसके इर्द गिर्द खड़े थे। अरे टिंकू, हमें अब यकीन है कि अब तुम हमारी बेटी को बचा लोगे। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया उस्ताद? अरे बेवकूफ, अपने गले में देख। गधे ने देखा उसके गले में एक घंटी डली है जो चमक रही है। सभी काफी खुश हुए और गधा काफी हैरान था कि अब क्या होने वाला है। रात होने पर आसमान से एक बादल आया और उसके इर्द गिर्द गोल घेरा बन गया और पूरी तरह अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वो आकाश में था और उसके कदम चांद पर थी। वाह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। वाह 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 वाह, सब कुछ कितना सुहाना और खूबसूरत लग रहा है। कुछ दूरी पर टिंकू को एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया। वो दरवाजा कैसा है? टिंकू उस गेट की तरफ गया। पास जाने पर उसके अंदर से मन मोह लेने वाली खुशबू आने लगी। ओह, लगता है यही सुनहरे बाग का दरवाजा है। वो गेट के अंदर जा ही रहा था कि तभी एक बड़ा सा दानव वहाँ प्रकट हुआ। अरे क्या हो, कौन ये तो बताओ। मैं इस बाग का रखवाला हूँ। मेरे होते हुए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ओ मिस्टर रखवाले, ऐसा है, देखो मैं धरती से आया हूँ। मेरा इसके अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो किसी की जान जा सकती है। ओह, तो तुम धरती से आए हो? फिर तो मैं तुमको कतई नहीं जाने दूंगा। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इंसानों से नफरत करता हूँ। लालची, धोखेबाज, फरेबी, मतलबी, साजिश करने वाली औरतें और जिस्म के भूखे मर्द, इन इंसानों के तो मुझे नाम तक से नफरत है। अरे बाप, ये तो इंसानों का अलग से फूफा बना बैठा है। अगर इसे सच बोल दिया तो ये तो वाकई में नहीं जाने देगा। बताओ, क्यों जाना है तुमको अंदर? वैसे एक बात तो तुमने सही कही मिस्टर रखवाला, ये क्रूर इंसान ना बड़े निर्दयी होते हैं। मेरी बीवी से पता है, बहुत काम कराते हैं। बेचारी अपना पत्नी धर्म भी ठीक से नहीं निभा पा रही थी। जब वो पेट से हुई तब भी उस इंसान ने उस पर अत्याचार करना नहीं छोड़ा था। बड़े बेकार होते हैं ये इंसान। ये सुनकर उस दानव का खून खौल उठा। उसने मेरी प्रेग्नेंट बीवी से बहुत मेहनत कराई। उसके सामने कांच फोड़ दिया और कहा कि अब तू कांच पर चल कर जाएगी। मेरी बीवी बेचारी कांच पर चल रही थी और वही गाना गा रही थी, जान जब तक है जाने जहां, मैं भागूंगी भागूंगी भागूंगी। बस 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 बस, अब और कुछ मत बोलना। मैं अभी जाकर उस इंसान को खत्म कर दूंगा। लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। हाँ मिस्टर रखवाला, मैंने भी यही सोचा कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए अपने गधों के ज्योतिषी से बात भी की। ज्योतिषी ने कहा कि अगर उस इंसान को मारना है तो एक वज्र बनाना पड़ेगा।
उस वज्र को बनाने के लिए चांद पर बने सुनहरे बाग के फूल का उपयोग जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ आया। अच्छा, उस क्रूर इंसान को तो मैं खुद मार देता, लेकिन अफसोस कि मैं ऐसा कर नहीं सकता। ठीक है, तुम अंदर जाओ और फूल ले लो, फिर उस वज्र को बनाकर उस क्रूर लालची फरेबी जुल्मी इंसान को खत्म कर दूंगा मैं, एकदम रप्पा रप्पा काटूंगा मैं। ये कहकर झट से गधा अंदर चला गया। शुक्र है कि अंदर तो पहुंच गया। ये झूठ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है, कितना भी कोशिश कर लूं बोलना ही पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद वो ऐसी जगह पहुंचा जहां पर ढेर सारे सुनहरे फूल लगे थे। आहा, अरे वाह, मुझे सुनहरे फूल मिल गए। वो फूल की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी दूसरा दानव वहां प्रकट हुआ। रुक जा, तू मेरे होते हुए फूल नहीं तोड़ सकता। अरे अभी ये कौन है? ये चंद्रलोक है कि दानवों का अड्डा है? मैं कोई दानव नहीं हूँ, मैं इस फूल का माली हूँ, माली। देखिए माली जी, क्या है कि हमको ये फूल तोड़ लेने दीजिए ना, इसका ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। अगर तुमको ये फूल चाहिए तो तुमको मुझे नीला पंख लाकर देना होगा। अरे अब ये नीला पंख मैं कहाँ से लेकर आऊं? सीधे दक्षिण दिशा में चले जाओ। यहाँ से सीधे जाने के बाद तुमको कुछ पक्षी नजर आएंगे, वो तुम्हारी दयालुता की परीक्षा लेंगे। अगर तुम उस परीक्षा में पास हुए तो वो तुमको पंख देंगे, वरना टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म। अरे यार, एक तो मुझे जितनी जल्दी है उतनी ही देरी हो रही है। ठीक है। गधा दक्षिण दिशा की तरफ भागा। कोई इंसान मेरी जगह होता तो सच में भाग जाता। हे विष्णु जी, मेरी मदद कीजिए। वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर उसे एक नीला पक्षी नजर आया। ए नीले पक्षी, मुझे तुम्हारे पंख की जरूरत है और समय बहुत कम है। जल्दी से मेरी जो परीक्षा लेनी है ले लो, लेकिन मुझे अपना पंख दे दो। परीक्षा तो उसकी लूँ ना जिसके बारे में मुझे पता नहीं। मुझे तो पता है कि तुम कैसे हो। हाँ, लगता है इसको पता है कि मैं एक नंबर का झूठा और लुटेरा गधा हूँ। हे भगवान, गई भैंस पानी में। याद करो उस दिन जब तुम जंगल में घास खा रहे थे। बड़ी मस्त घास है, कितनी स्वादिष्ट है। गधा घास खा रहा था और पास ही एक पक्षी पड़ा हुआ दर्द से करा रहा था। उसके पेट में कांटा लगा था। तभी उस खेत का मालिक आया। ओहो, तो तू आज भी मेरे खेत में घास चर रहा है, हैं? मैं ऐसा नहीं हूँ, समझे? मैं यहाँ तुम्हारी घटिया घास खाने नहीं, मैं तो इस पक्षी की जान बचाने आया था। वो पक्षी के पास गया और उसे चाटने लगा। क्या तुम सच में इसकी जान बचाने आए थे? हाँ, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसके पेट में चुभा वो कांटा निकाल देता, पर अफसोस मैं नहीं कर सकता। अरे रे 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 टिंकू, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे इस नेक काम में मैं मदद कर देता हूँ। किसान ने पक्षी के पेट से कांटा निकाला और फिर वो पक्षी आकाश में उड़ गया। अरे बाप रे, मेरी एक नेकी जो मैंने अपने पूरे जीवन में की, वो भी अनजाने में, आज वो मेरे काम आ गई। टिंकू, मैं तुम्हें अपना पंख जरूर दूंगी। शुक्रिया प्यारे पंछी, शुक्रिया। पक्षी ने अपना एक पंख झाड़ा और उसे गिरने से पहले ही गधे ने अपने मुंह से पकड़ लिया। उसके बाद वो उसे लेकर उसी फूल के पास पहुंचा जहां दानव खड़ा था। अरे ये क्या, तुमने इतनी जल्दी परीक्षा पास कैसे कर ली? मेरी परीक्षा पहले ही हो गई थी, ये तो समझो रिजल्ट आ गया। उस पंख को लेकर दानव गायब हो गया। उसके बाद गधे ने फूल तोड़ा और फिर वापस उसी जगह पर रवाना हुआ जहां से वो चला था।
अब मैं नीचे कैसे जाऊं? उसी समय उसके सामने सीढ़ियां आ गई जो नीचे धरती की तरफ जा रही थी। गधा खुश हुआ और उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। उसके चेहरे पर अब घृणा की जगह गर्व महसूस हो रहा था। वो सीढ़ियां सरपंच के आंगन में जा रही थी। नीचे खड़े हुए सरपंच और सभी लोग उसको हैरानी से देख रहे थे और उसके मुंह में दबा फूल देखकर खुश भी हो रहे थे। उसके नीचे पहुंचते ही सीढ़ियां गायब हो गईं। बहुत अच्छे टिंकू, बहुत अच्छे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गधे ने फूल सरपंच के हाथ पर रखा। हाँ, अब जल्दी से ये फूल बिंदी को सुखा दीजिए। उस फूल को बिंदी को सुंघाया गया। धीरे धीरे उसके चेहरे से पीलापन खत्म हो गया और वो उठ गई। पिताजी, अब मैं एकदम ठीक हूँ। उसे बोलता देखकर सभी खुश हुए। उसके माता पिता ने उसे सीने से लिपटा लिया। टिंकू, अब मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, हमें समझ में नहीं आता। अब बताओ तुमको क्या चाहिए? सरपंच जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रघु की वजह से आप मुझ तक पहुंच पाए हैं, तो एक काम करिए, आप रघु को ही कोई उपहार दे दीजिए। ये सुनकर रघु को अपने आप पर ही शर्म आने लगी कि उसका गधे को फंसाने का इरादा था। सरपंच ने रघु को एक सोने की अंगूठी दी। ला 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 ना 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 ना।